Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we are going to start a new chapter that is reproductive health. ठीक है, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हमारा जो शुरू का फर्स्ट सेकंड पेज है ना, वो थोड़ा उसमें काफी सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो नॉर्मली आप लोगों को पता होता है। तो अगर आप उन पेजेस को रीड करोगे तो वो आपको समझ आएगा। इस चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन ज्यादातर पुट आउट होते हैं, चाहे वो नीट हो या बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें से है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और हमारा इनफर्टिलिटी का टॉपिक हो गया, हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना है और मैं वही टॉपिक्स को आपको पढ़ाऊंगी। अगर आप शुरुआत की जो पेजेस की बात करें तो वो आप लोग खुद रीड कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है? जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है उसका मतलब है कि अगर जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसको अवॉइड करना ही हमारा क्या कहलाता है? कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे मेथड्स जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव करवाए, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करवाएं, उन मेथड्स को ही हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जैसे कि कोई कपल है, उसको अभी वो कंसीव नहीं करना चाहता, मतलब वो नहीं, कोई फीमेल प्रेग्नेंट अभी नहीं होना चाहती है। ठीक है, तो वो इन मेथड्स का इस्तेमाल करके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है। सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर नेचुरल मेथड और सम डिवाइसेस टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। और ये नेचुरली भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब बिना किसी डिवाइस को यूज करें, या इसके लिए कुछ हमारी स्पेशल डिवाइसेस आती है, उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ दीज मेथड्स कैन बी टेम्परेरी, रिवर्सिबल और परमानेंट और इरिवर्सिबल। अब जैसे कोई कपल है, वो कुछ टाइम तक, मतलब कोई फीमेल कुछ टाइम तक प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रही है, ठीक है, उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, लेकिन बाद में उसको अपना दोबारा रिज्यूम करवाना है प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उस चीज के लिए हमारे जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो टेम्परेरी होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए, कि जब तक वो उस चीज को प्रिवेंट करना चाहती है वो प्रिवेंट करे, लेकिन उसे जब उसे रिज्यूम करना है, ठीक है, जब उसे वापस प्रेग्नेंट होना है, तो वो इन मेथड को मतलब यूज ना करे और मतलब यूज करना बंद करके दोबारा क्या हो जाए? प्रेग्नेंट हो सकती है। और परमानेंट मेथड क्या होगा? जैसे कि एक एज के बाद ये होता है कि जब ठीक है 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, उसके बाद अगर बच्चा नहीं चाहिए तो फिर उसके लिए सर्जरीज ऑपरेशंस होती हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे? परमानेंट मेथड। मतलब अगर वो मेथड आप करवा लो, वो आप सर्जरी करवा लो, तो उसके बाद जो फीमेल है, ये जो मेल है, वो दोबारा क्या कहेंगे, उसे कंसीव नहीं कर पाएगा, मतलब प्रेग्नेंट फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो वो वाला मेथड कौन सा हो जाएगा? हमारा परमानेंट मेथड होगा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी होगा, जो भी हमारा डिवाइस होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, उसको कैसा होना चाहिए? एक आइडियल क्या होना चाहिए? जैसे कि आपका अगर वैसे देखें तो आप एक आइडियल स्टूडेंट कैसे बनोगे? आइडियल स्टूडेंट वो होता है ना जो अपना डिसिप्लिन से पढ़ाई करे, टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करे, ठीक है, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट ना करे, ठीक है, अपना होमवर्क टाइम पे करे, जो भी हम आज क्लास पे कर रहे हैं उसको घर जाके पढ़ाई करे, एनसीईआरटी रीड करे, तो वो एक आइडियल स्टूडेंट होगा। तो सेम अगर हम किसी डिवाइस को यूज कर रहे हैं, किसी डिवाइस पे विश्वास करके उसको यूज कर रहे हैं, तो उसकी कुछ खासियत होनी चाहिए। तो जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? सबसे पहले वो हमको इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मतलब इजीली अवेलेबल, हमें किसी भी मार्केट में, हमको हमारे नियर बाई स्टोर में हमको वो मिल जाना चाहिए। ऐसा चीज नहीं होना चाहिए कि जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, तो वो हम कहाँ से हम मतलब जो आम इंसान है वो कहाँ से यूज करेगा? ठीक है, तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि जो भी हमारी केमिस्ट की शॉप है उससे हमको ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। अब अगर बहुत महंगा भी होगा तो जो मीडियम क्लास के लोग हैं या पुअर पीपल है वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या फायदा हुआ? ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। तीसरा, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली मतलब आपको यूज करना आना, ऐसी कोई चीज जो हम खुद इंसर्ट कर पाए, हम खुद यूज कर पाए। ठीक है, हमें किसी की जरूरत ना हो कि वो हमारी प्राइवेसी में आए। ठीक है, तो हमारी प्राइवेसी खराब करे, तो वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जिसको क्या बोलेंगे? इजी टू यूज करना आना चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई हमको साइंस लगाना पड़ जाए उसके अंदर कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है वो ऐसा होना चाहिए कि हम जो कपल है वो खुद, या यूजर है वो खुद यूज कर पाए। नेक्स्ट, इफेक्टिव होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस चीज के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं वो तो होना चाहिए ना। अब फीमेल उससे प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रही है, तो उस कम से कम उस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर फीमेल को जो चाहिए वो मिल पाए, तो वो कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब जो क्या प्रिवेंट करे? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करे। ठीक है, उसके लीस्ट साइड इफेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, अब वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, जो भी उसको यूज कर रहा है, अगर वो अपनी फीमेल में, वो अपनी बॉडी में उसको इंसर्ट करेगा, तो उसकी बॉडी में कुछ ऐसा अगर साइड इफेक्ट होगा तो क्या फायदा हुआ उसको यूज करने का? जब आप एक चीज से बचने के लिए दूसरी बीमारी अपनी बॉडी में ले रहे हो, ठीक है, तो उसके साइड इफेक्ट्स कैसे होने चाहिए? बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। रिवर्सिबल होना चाहिए, कि रिवर्सिबल का मतलब ओनली प्रिवेंट प्रेगनेंसी टिल द कपल वांट। जब तक कपल जो है वो चाहता है कि हमको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तब तक वो उस चीज को प्रिवेंट कर पाए, लेकिन जब उसको रिज्यूम कराना चाहे, ठीक है, जब उसको वापस प्रेग्नेंट होना है, तो वो उसको यूज करना बंद कर सकता है। नेक्स्ट, डू नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर ऑफ यूजर। अब जो यूजर उसको यूज कर रहा है, अगर वो उसके सेक्सुअल डिजायर मतलब उसका हार्मोन का बैलेंस ही खराब कर देगा, वो जो भी हमारा डिवाइस है, अगर जो भी सेक्सुअल हार्मोन्स जो भी होते हैं, या फिर जो भी सेक्सुअल डिजायर्स, जो मूड होता है, अगर वही खराब हो जाएगा, तो फिर ये कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज बेकार हो जाएगा। तो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? बहुत ही ज्यादा आइडियल हमारे लिए होने चाहिए। तो ये सारे हमको इजीली अवेलेबल हो जाए, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, इफेक्टिव हो, लीस्ट साइड इफेक्ट हो, रिवर्सिबल हो, और वो उसके सेक्सुअल डिजायर्स के साथ इंटरफेयर ना करे। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा वो एक टेम्परेरी होगा और एक परमानेंट। टेम्परेरी जो हम कुछ टाइम तक अपनी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, और परमानेंट मतलब हमेशा के लिए प्रेगनेंसी हमने प्रिवेंट कर दी, हमने वो
चीज ही खत्म कर दिया। तो टेम्परेरी के लिए क्या है, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के लिए हमको किसी डिवाइस को अपनी बॉडी में फिट करने की जरूरत नहीं है, चीजें नेचुरली हो रही है, ठीक है, आपकी साइकिल को देख के, आपकी मतलब उस हिसाब से, ठीक है। एक होता है हमारा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड अभी हम पढ़ेंगे ये धीरे धीरे, जैसे नेचुरल मेथड हो गया, बैरियर मेथड हो गया। आईयूडीज क्या है, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस होते हैं, ये कहां पे डालते हैं, जो फीमेल की बॉडी, जो यूटरस होती है, यूटरस के अंदर इस डिवाइस को हम फिट करते हैं। फिर पिल्स का मतलब, पिल्स जो हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जो पिल्स हम खाते हैं। इम्प्लांट्स क्या होगा, वो आपकी बॉडी में ऐसे इम्प्लांट कर दिया जाता है, उसको इम्प्लांट्स बोलते हैं। इंजेक्टिबल्स आपको कॉन्ट्रासेप्टिव दे रहे हैं किस फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। अब परमानेंट मेथड में क्या होगा, ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होता है फीमेल का, जिससे कि स्पर्म उसके अंदर जा रहा है या एग पास हो रहा है, तो उस ट्यूब को काट देंगे। अगर ट्यूब काटेंगे तो एग ना हमारा यहाँ पे वो क्या कहेंगे, ना स्टोमा सेल्युला में पहुंच पाएगा और ना स्पर्म हमारा फेलोपियन ट्यूब में पहुंच पाएगा, क्योंकि वो पैसेज ही हमने कट कर दिया। और वेसेक्टोमी क्या होता है, तो जब परमानेंट मेथड होता है तो या तो फीमेल कराती है या मेल में से कोई भी करा सकता है। तो वेसेक्टोमी में क्या होगा, वास्ट डिफरेंस काटेंगे, मतलब हमको उस चीज को कट करना है जो कि स्पर्म को लेकर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो जो वास्ट डिफरेंस था, उससे स्पर्म क्या कर रहा था, पास आउट कर रहा था, तो हमने क्या कर दिया, उस ट्यूब को ही कट कर दिया ताकि स्पर्म पास हो ही ना पाए। ये बात समझ आ गई। तो ये हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो तरह का है, टेम्परेरी और परमानेंट। अब सबसे पहले हम कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं, टेम्परेरी मेथड, ठीक है। अब टेम्परेरी मेथड में क्या होगा, टेम्परेरी मेथड में हम किसी भी तरह के डिवाइस को यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन अवॉइडिंग चांस ऑफ स्पर्म एंड ओवा मीटिंग। इसमें क्या होने वाला है, इसमें हम कुछ ऐसा करेगा, जो कपल है कुछ ऐसा करेगा कि जो स्पर्म है और ओवा है वो मिल ही ना पाए। जब वो दोनों मिलेंगे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी तो वैसे भी नहीं होगी, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहला मेथड है हमारा कॉइटस इंटरप्टस, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसको हम विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, तुम अब बैंक से पैसे निकालते हो ना, तो पैसे निकालने वाले मेथड को क्या बोलते हैं, विड्रॉल करना बोलते हैं, ठीक है। तो विड्रॉल मेथड में क्या होगा, इसमें मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पीनस फ्रॉम विजाइना बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। वो क्या करते हैं, जब इंटरकोर्स हो रहा होता है तो जो मेल है वो जैसे उसके फीमेल की बॉडी में सीमेन इजैकुलेट हो, उसकी बॉडी में जाए, उससे पहले ही अपने पीनस को क्या कर लेगा, बाहर कर लेगा, ताकि उसमें इंसेमिनेशन ना हो, मतलब उसमें सीमेन ना जा पाए, ठीक है। तो क्या है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉइटस इंटरप्टस। मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पीनस क्या हो रहा है, विजाइना में इंसेमिनेशन से पहले बाहर आ रहा है। तो इसमें मेल पार्टनर क्या कर रहा है, अपने पीनस को विजाइना से क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मतलब सीमेन जो है उसके इजैकुलेशन से पहले ही निकाल लेगा, और इससे क्या अवॉइड हो जाएगा, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब सीमेन का फीमेल की बॉडी में जाने को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो उसी इंसेमिनेशन मतलब, और सीमेन में ही क्या है, हमारा स्पर्म है। तो जब सीमेन जाएगा ही नहीं फीमेल की बॉडी में तो स्पर्म नहीं जाएगा, और जब स्पर्म नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव कर सकते हैं, ठीक है। बट ये अब देखो, ये मेथड कैसा है, ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब इंटरकोर्स होता है तो चांसेस होता है कि सीमेन चला ही जाता है बॉडी में। तो मतलब जो नेचुरल मेथड्स हैं उनके फेलियर चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। लैक्टेशनल का मतलब क्या होता है, लैक्टेशन, और एमेनोरिया का मतलब क्या होगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो इट प्रिवेंट ओव्यूलेशन विच फाइनली लीड टू एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है, मतलब नाम से पता लगा, लैक्टेशन क्या होगा, ठीक है, ब्रेस्ट फीड करना, लैक्टेट कराना को हम क्या बोलेंगे, लैक्टेशन बोलेंगे। और एमेनोरिया मतलब इसमें क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है इस प्रोसेस में। ये प्रोसेस कब होगा, इट प्रिवेंट, ये क्या प्रिवेंट करेगा, ओव्यूलेशन प्रिवेंट करेगा। और अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो हमारा ओवरी में से एग बाहर नहीं आएगा, और जब एग बाहर नहीं आएगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या लिखा है, इट प्रिवेंट ओव्यूलेशन विच फाइनली लेड्स टू एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एग अगर बाहर नहीं आया तो अगर फीमेल फर्टिलाइजेशन नहीं भी हुआ तो वैसे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरिंग हैवी लैक्टेशन, जब आफ्टर पार्चुरेशन मतलब आफ्टर बेबी का बर्थ होने के बाद, जब मदर बेबी को बहुत ज्यादा हैवी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन बहुत ज्यादा होता है। कंसेप्शन मतलब कि फीमेल उस टाइम कंसीव नहीं कर पाती है, ठीक है, दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। और इसके कॉज जो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन क्या है, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कब रिलीज होता है, जब फीमेल हैवी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, ठीक है। जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसके लिए प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, जो कि फीमेल में रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा, ये कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होगा विच गिव नेगेटिव फीडबैक टू एलएच एंड एफएसएच। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, मतलब किसी को रोकना, उसका काम ना करने देना, उसको बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि उसको मतलब एक तरीके से क्या बोलूं मैं, मतलब उसको उस हार्मोन को निकलने देना, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक डाल रहा होता प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, एलएच और एफएसएच को निकलने देता। बट अगर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एलएच और एफएसएच को निकलने ही नहीं दे रहा है। समझ में आ रही है उसको, यहाँ पे क्या लिखा है, कंसेप्शन इज ऑलमोस्ट नील, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन है वो क्या प्रोड्यूस कहां से होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और विच क्या करेगा, गिव नेगेटिव फीडबैक टू एलएच एंड एफएसएच। नेगेटिव फीडबैक मतलब उसको साइकिल में आने ही नहीं देगा। और जब एलएच नहीं आएगा तो एलएच ही क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराता है, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। और जब एफएसएच नहीं होगा तो एफएसएच से क्या होता है, फॉलिकल्स डेवलप हो रहा होता है। जब फॉलिकल्स डेवलप नहीं होगा तो एस्ट्रोजन भी नहीं बनेगा, और एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम भी फॉर्म नहीं होगा। इससे क्या हो जाएगा, हमारा
मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। और एग नहीं निकला है तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। तो इससे क्या हो गया, हमारा ये क्या कहते हैं, हमारा प्रेगनेंसी क्या हो गया, प्रिवेंट हो गया। अब इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम 6 मंथ्स फॉलोइंग पार्चुरेशन, मतलब बेबी के बर्थ होने के बाद, बेबी की डिलीवरी के बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जो हमारा ये लैक्टेशियल एमेनोरिया है ये 6 महीने के लिए ही हो सकता है। बट अगर 6 महीने बाद क्या होता है, ये जो प्रोलैक्टिन है ये धीरे धीरे बॉडी में डिक्रीज होने लगता है, तो साइकिल में LH और FSH आने लगता है और इस वजह से हम ज्यादा दिन तक ये प्रोसेस नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ हाँ। तो अब देखो नेक्स्ट हमारा कौन सा मेथड है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, इसको देखने से पहले ये देखो जो हमने भी पढ़ा लैक्टेशनल एमेनोरिया, उसमें क्या होता है, जैसे हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और बदले में जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये क्या करेगा, ये रिलीज करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन सा है, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, जो कब निकलता है, आफ्टर पार्चुरेशन फीमेल की बॉडी में निकलेगा। ठीक है, तो जब प्रोलैक्टिन होता है तो इस टाइम प्रोलैक्टिन क्या होगा, बहुत हाई अमाउंट में होता है, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होता है। तो जब ये बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होता है तो डोमिनेंट हो जाता है। जब डोमिनेंट होगा ना तो बाकी के हार्मोन्स को क्या करेगा, दबाएगा, उसको निकलने नहीं देगा, उसको रिलीज होने नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, प्रोलैक्टिन ये जाके हाइपोथैलेमस को बोलेगा अभी मुझे कोई हार्मोन नहीं चाहिए, अभी सिर्फ यहाँ पे मैं हूँ, मतलब अभी यहाँ का राजा मैं हूँ, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, प्रोलैक्टिन जाके हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा और इससे ये क्या हो जाएगा, इनहिबिट होगा क्या, LH और FSH को। LH और FSH को रिलीज होने से ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रोकेगा। अब जब LH इनहिबिट हो गया, LH रिलीज नहीं हो रहा, तो उसकी बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होगा। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या नहीं निकलेगा, एग नहीं निकलेगा। ठीक है, तीसरी चीज, अगर FSH नहीं है, तो फॉलिकल्स डेवलप नहीं होगा। और जो हमारा एस्ट्रोजन है वो कौन सिक्रीट करता है, फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स हमारे डेवलपिंग फॉलिकल्स है वही क्या बना रहे हैं, एस्ट्रोजन बना रहे हैं। तो अगर हमारा फॉलिकल्स डेवलप नहीं हो रहा तो इसका मतलब एस्ट्रोजन भी नहीं बनेगा, और जब एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग नहीं बनेगी, और जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा। तो इससे क्या हो गया, हमारा एग भी रिलीज नहीं हुआ और यहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या हो गया, प्रिवेंट हो गया। ठीक है, इसलिए हमने क्या कहा था कि लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, इट प्रिवेंट ओव्यूलेशन और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्यों, कौन करता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट हमारा है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब देखो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, कपल अवॉइड और एब्स्टेन फ्रॉम कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कैन बी एक्सपेक्टेड। अगर हम 14 डेज की साइकिल लेते थे, ठीक है, सॉरी 28 डेज की साइकिल लेके जैसे हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर हम फीमेल की माने, ये जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज की है, तो ओव्यूलेशन कौन से पीरियड में होता था, 14th डे पे हमारा ओव्यूलेशन होता था ना। तो इसमें क्या होगा, कपल अवॉइड करेगा, ठीक है, या एब्स्टेन का मतलब होता है बचाव करना, रुक जाना। ठीक है, तो खुद को अवॉइड करेगा कपल फ्रॉम कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17, ये जो 10 day to 17, क्योंकि ये ना इस टाइम ओव्यूलेशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, हमने नॉर्मली क्या कहा, जब अगर 28 डेज की साइकिल है तो हमने क्या लिया, 14th डे पे हमारा ओव्यूलेशन हुआ, तो हमने 10 to 17 डेज क्यों लिया, तो ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइम जो हमारा कपल होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10th से लेकर 17th डे होगा, ठीक है, उस जैसे अगर 1 से लेकर 20 डेज में फीमेल की साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 10th डे से लेकर 17th डे तक कपल खुद को क्या करेगा, कपल अवॉइड करेगा कि वो इंटरकोर्स ना करे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम ओव्यूलेशन कैन बी एक्सपेक्टेड, मतलब ओव्यूलेशन होगा तो क्या निकल जाएगा, एग निकलेगा, और अगर एग निकलेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए कपल इस टाइम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई, क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा तो ओव्यूलेशन से क्या निकल जाएगा, एग निकल जाएगा, तो उस टाइम फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो इसीलिए जो 10 to 17 डेज वाला पीरियड है, जो 10th से लेकर 17th डे है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, फर्टाइल पीरियड। अब इस चीज को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन ऑफ एग का जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 डे होता है आफ्टर ओव्यूलेशन। मान लो 14th डे पे अगर एग ओव्यूलेशन हुआ है, ओवरी से एग बाहर आया है, तो वो 15th डे तक क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, उसके बाद अपने आप ही क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। तो एग का लाइफ स्पैन क्या है, 1 डे। और अगर लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म की बात करें, लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म, तो वो आपका अराउंड 3 डेज होता है। मतलब कि अगर जो हमारा स्पर्म है वो 10th डे पे आया है, 12th डे पे आया है, 13th डे पे आया, तो उसके बाद वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, 3 दिन तक फीमेल की बॉडी में वो जिंदा रह सकता है। और एग की लाइफ स्पैन कितनी है, सिर्फ 1 डे की है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग साइकिल देखो कैसे, मतलब इसको हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मानो कि ये 14th डे है, 14th डे है, इस टाइम फीमेल की बॉडी में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, मतलब क्या हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है, मतलब अब फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा है क्योंकि एग आ चुका है। अब ये एग की लाइफ स्पैन कितनी है, 15th डे की है, इस 15th डे तक ये 1 डे की इसकी लाइफ स्पैन होती है। इसका मतलब एग 14th डे और 15th डे क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, मतलब 15th डे तक फर्टिलाइजेशन 1 दिन का चांस होता है। अब डिपेंड करता है कि स्पर्म कब आएगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब मान लो यहाँ पे तुमने डाला 10th डे, 11th, 12th और 13th, ठीक है। अब मानो अगर स्पर्म यहाँ पे कब एंट्री हुआ है, 10th डे, ये कब हम लेके चल रहे हैं, जब फीमेल की साइकिल 28 डेज की है, तब की बात कर रही हूँ मैं ये,
बात समझ आ रही है? जब फीमेल की साइकिल 28th डे की है, मतलब 28 दिनों की साइकिल है, तो उसमें 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि एग की लाइफ स्पैन 1 दिन की होती है, तो एग 14th डे भी होगा और 15 डे भी जिंदा रहेगा, ठीक है। उसके बाद एग क्या हो जाएगा, अपने आप डिजेनरेट हो जाएगा। अब अगर मान लो स्पर्म जो आया फीमेल की बॉडी में वो 10th डे पे आया, ठीक है, अगर 10th डे पे स्पर्म आएगा तो वो 10 को जिंदा रहेगा, 11 को जिंदा रहेगा और 12 को, क्योंकि 3 ही दिन उसकी लाइफ स्पैन है ना। इसका मतलब स्पर्म यहाँ भी है, स्पर्म यहाँ भी है, इसका मतलब 3 दिन की लाइफ स्पैन है, तो स्पर्म 3 दिन जिंदा है, बट 12 के बाद 13 को स्पर्म नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ स्पैन उसकी 3 दिन की है, तो 13th डे उसकी डेथ हो गई होगी, वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर स्पर्म 10th डे आ रहा है तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस क्या है, नील, बिल्कुल 0 चांसेस है, ठीक है। अब ये वाला केस खत्म। ये कब की बात है, अगर स्पर्म कब एंटर ले रहा है, 10th डे पे ले रहा है, ठीक है। अब मानो स्पर्म ने एंटर लिया 11th डे पे, ठीक है। अगर 11th डे पे फीमेल की बॉडी में स्पर्म आया है तो वो 11th को रहेगा, 12th को रहेगा और 13th को रहेगा। लो 3 दिन पूरे हो गए, अभी भी स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, तो मतलब यहाँ पे भी प्रेगनेंसी या फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो गया, नील हो गया, ठीक है। ये बात खत्म। अब मान लो हमारा स्पर्म कब एंटर करा, 12th डे पे, ठीक है। 12th डे पे एंटर करेगा तो ये कब तक रहेगा, 12th डे रहेगा, 13th डे रहेगा और 14th डे भी रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे चांसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन का चांसेस है। मतलब स्पर्म कब एंट्री किया है, 12th डे पे जब स्पर्म एंट्री किया है तो उसको चांसेस है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, तो यहाँ पे चांसेस हमारा बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम 13th डे पे लेके चलते हैं। अगर हमारा स्पर्म 13th डे पे एंटर हुआ है तो वो 13th डे रहेगा, 14th डे रहेगा और 15th डे भी रहेगा, 15th डे भी रहेगा, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का चांसेस है। बात समझ में आ रही है? तो 10th और 11th डे पे फर्टिलाइजेशन का चांसेस नहीं है, 12th पे भी हमको मिला, 13th पे भी मिला। अब मान लो स्पर्म जो है वो एंटर कब हो रहा है, 14th पे। तो देखो जो सारे हमारे ये 200 मिलियन स्पर्म आ रहे हैं ना, उनके स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। किसी को वहां पहुंचने में 1 दिन लग रहा है, किसी को 2 दिन लग रहा है, किसी को 3 दिन। तो हम 3 दिन की लाइफ स्पैन लेके चले, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि स्पर्म तीसरे दिन ही पहुंचेगा। 1 दिन में भी वो पहुंच सकता है, 2 दिन में भी पहुंच सकता है, क्योंकि सबका मोटिलिटी क्या है, अलग अलग है, डिपेंड करता है उसकी बॉडी में कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस हिसाब से उसकी मोटिलिटी होगी। अगर स्पर्म हमारा 14th डे पे एंटर हुआ है तब भी किसके चांसेस हैं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं, ठीक है। अगर हम इस पे भी चांसेस है, अगर स्पर्म हमारा किस पे एंटर हुआ है, 15th डे पे एंटर हो रहा है, तब भी हमारा क्या है, चांस है, क्योंकि एग हमारा एक और दिन भी रहेगा। तो 12th डे हो गया, 13th डे हो गया, 14th डे हो गया, 15th डे हो गया, ठीक है। अगर अब मान लो यहाँ पे 16th डे है, अब यहाँ पे स्पर्म एंटर हुआ है, तो तब तक तो एग ही खत्म हो गया, तो इसका एंटर होने का कोई फायदा नहीं है। मतलब इस टाइम पे फीमेल का कौन सा पीरियड आ गया, सेफ पीरियड आ गया। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को हम इस वजह से भी क्या बोलते हैं, सेफ पीरियड। सेफ पीरियड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम कपल सेफ पीरियड देख के क्या करता है, इंटरकोर्स करता है। जब उसको पता है कि मेरी साइकिल 28 डेज की है, तो ना तो मैं 12th डे पे इंटरकोर्स करता हूँ, ना 13th पे, ना 14th पे और ना 15th पे, क्योंकि ये चारों दिन क्या है उसके लिए, सेफ नहीं है। उसके लिए 16th डे से सेफ है, 11th डे सेफ है और 10th डे भी सेफ है। अब यही तुम अपने से करके देखना, हम बुक में ना लेके चलते हैं कि 28 +-2 मान के चलते हैं कि या तो फीमेल की साइकिल 26 डेज की हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, या ज्यादा से ज्यादा 30 डेज की हो सकती है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप नॉर्मली फीमेल्स में देखो तो 25 डेज की भी साइकिल होती है, 32 डेज की भी साइकिल होती है, बट अभी हम इतना सारा नहीं ले सकते, इसलिए हम +-2 करके चलते हैं। अभी मैं एक और का एग्जाम्पल दे देती हूँ, उसके बाद आप एक खुद करना। मान लो हम कर लेते हैं कौन सा, 26 का करते हैं, ठीक है। ये 26 डेज वाला, 26 डेज वाला। अब 26 डेज में ओव्यूलेशन का पीरियड कब होगा, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर वीडियो नहीं देखी तो तुम लोग जाके देख सकते हो, मैंने बना रखी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी वीडियो, ठीक है। बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेसेस आएंगे, एक आता है ओव्यूलेटरी फेस। ओव्यूलेटरी फेस से पहले हमारा कौन सा वाला फेस आएगा, उससे पहले हमारा फॉलिकुलर फेस आता है, ठीक है। फॉलिकुलर फेस के बाद ओव्यूलेटरी फेस और फिर आता है हमारा सिक्रीटरी फेस। कौन सा आएगा, सिक्रीटरी फेस आता है, ठीक है, या फिर हम उसको ल्यूटियल फेस भी कहते हैं। तो जो हमारा सिक्रीटरी फेस होता है, जो ल्यूटियल फेस होता है, मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम बॉडी में फॉर्म होता है, तो वो 14th डे तक ही रहता है, ठीक है। वो फिक्स टाइमिंग होता है। जो हमारा ओव्यूलेटरी है और फॉलिकुलर फेस है वो वेरिएबल है, बट जो हमारा सिक्रीटरी फेस होता है, क्या होता है, सिक्रीटरी, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ल्यूटियल फेस, ये कितने दिन का होगा, लास्ट के जो 14 डेज का होता है, ये फिक्स होता है। कितने दिन का होता है ये हमारा होता है 14 डेज का। तो अगर हमको ओव्यूलेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मान लो हमारी 26 डेज की साइकिल है, तो 26 में से हम क्या माइनस करेंगे, 14 माइनस करेंगे, 6 में से 4 2, मतलब जो हमारा ओव्यूलेशन होगा वो कब होगा, 12th डे पे होगा। मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो ये एग 13th डे पे भी क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। अब हमको स्पर्म की एंट्री कराना है। स्पर्म की एंट्री हमको क्या लेके चले, 10 और 11, फिर यहाँ 14 और यहाँ पे 15। अब देखो, अभी मान लो स्पर्म कब एंटर हुआ, 10 को स्पर्म एंटर हुआ है, ठीक है। जब 10 को स्पर्म एंटर करेगा तो ये 10 को जिंदा रहेगा, 11 को और 12 को आके ये फर्टिलाइजेशन कर सकता है। अगर मान लो इस टाइम हो गया, अब मान लो जो हमारा स्पर्म है वो 11th डे पे एंटर हुआ है, तो 11th को कर सकता है, 12th को कर सकता है और 13th को भी कर सकता है। तो 11th वाला भी क्या हो जाएगा,
फर्टाइल माना जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अगर 12th डे पे हमारा स्पर्म एंटर कर रहा है तभी क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर 13th डे पे कर रहा है तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अब मान लो हमारा जो स्पर्म है वो कब एंटर हुआ, 14th डे पे एंटर हुआ, तो अब तो हमारा एग ही डीजेनरेट हो गया, तो अब हमारे स्पर्म को एंटर करा के भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये 4 दिन 10 से लेके 13 तारीख तक फीमेल के लिए सेफ पीरियड नहीं है। वो कौन सी फीमेल, जिनकी लाइफ साइकिल कितने दिन की, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है, 26 डेज की साइकिल है, उनके लिए 10 से लेके 13 दिन मतलब 13 तारीख तक पीरियड सेफ नहीं है, मतलब वो अनसेफ पीरियड है। उसके बाद 13 के बाद का जो पीरियड है 14, 15, 16 को, उसके लिए कौन सा पीरियड हो जाता है, सेफ पीरियड हो जाता है। तो इस तरीके से जो कपल होते हैं वो अपना अजम्पशन करके अपना सेफ पीरियड निकाल के अनसेफ पीरियड निकाल के फिर इंटरकोर्स करते हैं। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तो ये हमारे यहाँ खत्म होता है नेचुरल मेथड। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड करेंगे बैरियर मेथड, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में बस इतना ही, नहीं तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ज्यादा लंबी क्लास तुम लोग देखना पसंद नहीं करते हो, तो इसके लिए बस आज के क्लास में हम नेचुरल मेथड करेंगे। अगर तुम लोगों के पास टाइम हो तो प्लीज एक काम करना, मैंने 28 का करवाया, 30 का करवाया, 26 का कराया, आप लोग प्लीज 30 का करना। 30 में से आप क्या करोगे, 14 को माइनस करोगे तो आपका ओव्यूलेटरी पीरियड निकल जाएगा। जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा उस हिसाब से आप निकाल लेना। आज समझ में आ गई? तो होप सो आपको मेरी आज की क्लास समझ आई हो, और अगर मैंने गलती से कुछ गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करा हो या मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए आप प्लीज इग्नोर करना या माफ करना। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ गलत ना बोलूं और मैं और अच्छा आपको समझा पाऊं। बाकी अगर मेरी क्लास समझ में आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।